हेलो दोस्तों, मैं कुंदन कुमार आप सभी को अपने YouTube चैनल सेल्फ स्टडी विद कुंदन में स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे भौतिकी के चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है विद्युत धारा। इससे पहले 3 चैप्टर थे जिनका मैंने वीडियो बना दिया है। जो पहला था प्रकाश का परावर्तन, चैप्टर नंबर 2 था प्रकाश का अपवर्तन और उसके बाद था मानव नेत्र, वायुमंडलीय अपवर्तन और बर्न विक्षेपण। ये 3 चैप्टर थे जिनका वीडियो अपलोड कर दिया गया है। तो जो दोस्त और स्टूडेंट अगर वो नहीं देखे हो तो उस वीडियो को देख लें ताकि आपको पहले का जो चैप्टर है वो आपको कवर हो जाए। तो आज एक नया टॉपिक, नया चैप्टर को देखेंगे जिसका नाम है विद्युत धारा। तो इसमें आज सबसे पहले देखेंगे कि आज जो इस प्रथम वीडियो बनेगा इस चैप्टर से संबंधित, उसमें कौन कौन से टॉपिक आज हम कवर करने वाले उसको जरा एक नजर देख लेते हैं। तो आज थोड़ा सा आवेश के बारे में, विद्युत के बारे में, कॉन्सेप्ट क्या होता है उसका थोड़ा जो होता है परिभाषा, संरचना टाइप का, वो देखेंगे। उसके बाद देखेंगे कि चालक तथा विद्युत रोधी, इसको देखेंगे। उसके बाद देखेंगे विभव को पढ़ेंगे, विभव को। उसके बाद फिर विभवांतर को ही पढ़ेंगे। उसके बाद आवेश के प्रवाह को पढ़ेंगे। उसके बाद धारा की दिशा को पढ़ेंगे, सेल और बैटरी को पढ़ेंगे और विद्युत परिपथ को पढ़ेंगे। तो आज हम इतना जो है, उसके अलावा ये जो टॉपिक है इसको आज हम कवर करने वाले हैं इस वीडियो के माध्यम से। ठीक है दोस्तों, जो भी स्टूडेंट मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल को घंटी को बजा दें ताकि मेरे आगे आने वाले जितने वीडियो हैं उनका आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि इससे ज्यादा स्टूडेंट को लाभ हो। तो चलिए इस चैप्टर की ओर अब बढ़ते हैं और देखते हैं कि इस चैप्टर में आज क्या क्या है और क्या क्या इससे आज सीखने को मिलेगा। ठीक है, तो इसको जरा आप ध्यान से पढ़िएगा, ध्यान से वीडियो को देखिएगा, समझने की कोशिश ज्यादा कीजिएगा तो आपको ऑलमोस्ट याद हो जाएगा। समझिएगा तो आपको ऐसे ही अच्छे से समझिएगा तो आपको दिमाग में बैठ जाएगा। तो चलिए सबसे पहले क्या देखते हैं कि आवेश के प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं। ठीक है, तो विद्युत धारा कहते किसको है? तो आवेश को प्रवाह को ही विद्युत धारा कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए नॉर्मल एक विद्युत का तार है, इसमें आवेश, आवेश कहने का मतलब जिसको आप लोग करंट समझते हैं। ठीक है, तो जब ये आवेश मतलब इधर से उधर जाती है तो इसके प्रवाह को, यानी जो ये धारा, जो प्रवाह को, इसी को विद्युत धारा कहते हैं। तो आवेश के प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं। ठीक है, और चूंकि हम जानते हैं कि परमाणु, सबको पता है कि परमाणु 3 कणों से मिलकर बना होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है, जिसमें क्या होता है कि जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है वो नाभिक यानी सेंटर के अंदर होता है, और जो इलेक्ट्रॉन होता है वो नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता है। ठीक है, और इसमें देखते हैं कि जहां प्रोटॉन आपका धनावेशित होता है, धन आयन होता है, मतलब कि पॉजिटिव होता है। इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित होता है यानी नेगेटिव होता है, और प्रोटॉन पे कोई आवेश नहीं होता है, वो उदासीन होता है। ठीक है, तो इसको समझिए जरा। यहां पर देखिए, ये मान लीजिए इसमें प्रोटॉन और ये न्यूट्रॉन आपका नाभिक के अंदर रहेगा, जबकि इलेक्ट्रॉन क्या होगा, इसके बाहर चारों ओर क्या होगा, चक्कर लगाएगा। ठीक है, समझ गए होंगे। एक बार फिर से देखिए, ये आपका परमाणु हो गया, ये नाभिक में सेंटर में क्या रहेगा, आपका न्यूट्रॉन और प्रोटॉन यहाँ पे रहेगा, जबकि इलेक्ट्रॉन आपका ये, ठीक ना, ये नाभिक के चारों ओर क्या रहेगा, ये चक्कर लगाएगा। ठीक है, और इसमें न्यूट्रॉन क्या होता है, न्यूट्रॉन आपका कोई आवेश नहीं उस पर होगा। तो चलिए इसी को देखते हैं। देखिए यहाँ पे कि हम जानते हैं कि परमाणु, ठीक है, 3 प्रकार के इलेक्ट्रॉनों से बना होता है। पहला आपका देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन होता है, दूसरा प्रोटॉन होता है और तीसरा न्यूट्रॉन होता है। अब परमाणु में जो प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन होता है वो क्या होता है, नाभिक के अंदर होता है। ठीक है, नाभिक के अंदर होता है, जबकि इलेक्ट्रॉन नाभिक के क्या होता है, चारों ओर चक्कर लगाता है। इसमें इलेक्ट्रॉन क्या होता है, ऋणावेशित यानी कि माइनस वैल्यू, और प्रोटॉन क्या होता है, धनावेशित मतलब कि प्लस वैल्यू, प्लस चार्ज।
जबकि न्यूट्रॉन पे आपका कोई आवेश नहीं होता है। ठीक है, ये उदासीन होता है। उसके बाद फिर देखते हैं कि परमाणु में धन आवेशित प्रोटॉन एवं, आप एक और पॉइंट समझिए। ठीक है, यहां से ये समझिए, ये ब्लू वाला जो है प्रोटॉन है। ठीक, ठीक है, प्रोटॉन 6, तो इसमें इलेक्ट्रॉन भी कितना होगा, 6 ही होगा। जैसे कि यहां पर देखिए, परमाणु में धन आवेशित, एक मिनट, इसको आप माइनस से समझिए इलेक्ट्रॉन को। ठीक, परमाणु में क्या होता है, परमाणु में धन आवेशित प्रोटॉन एवं ऋण आवेशित न्यूट्रॉन की संख्या क्या होती है, समान होती है। यानी परमाणु में आपका ये हो जाएगा प्रोटॉन, ये हो जाएगा माइनस वाला इलेक्ट्रॉन। ठीक है, जिसमें क्या होता है, दोनों की संख्या क्या होता है, समान होता है। परमाणु में धन, एक बार इसको अच्छे से समझ लीजिए कि ये प्लस प्लस प्लस, ये आपका प्रोटॉन हो जाएगा। तो प्रोटॉन की संख्या और जो माइनस वाला होता है ऋण आवेशित जो इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक, ये इलेक्ट्रॉन हो गया आपका। तो किसी भी परमाणु में, ठीक ना, धन आवेशित प्रोटॉन और ऋण आवेशित इलेक्ट्रॉन, ये दोनों की संख्या क्या होती है, परमाणु में समान होती है। जिसके कारण क्या होता है कि जो परमाणु होता है विद्युतीय रूप से उदासीन होता है। विद्युतीय रूप से उदासीन कहने का मतलब कि देखिए, जितना प्लस है उतना माइनस है। अगर इसको विद्युतीय रूप में उदासीन मतलब अभी कोई चार्ज नहीं, क्योंकि देखिए यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू -6, यहाँ पे प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन कितना है, -6, प्रोटॉन भी कितना है, -6। अगर इसको ऐड करेंगे तो कितना होगा, 0, मतलब कि अभी कोई चार्ज नहीं है। ठीक है, समझ गए होंगे। तो यहीं से देखिए यहाँ पर कि परमाणु में धन आवेशित प्रोटॉन एवं ऋण आवेशित इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होती है, इसलिए परमाणु विद्युतीय रूप से क्या होता है, उदासीन होता है। क्यों उदासीन हो गया, इसका समझे, क्योंकि देखिए जितना आप कितना भी संख्या लीजिए तो आपका प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या समान ही होती है। तो मान लीजिए अभी यहाँ पे 6 है, तो 6 आपका इलेक्ट्रॉन, 6 प्रोटॉन, अगर इसको जोड़ेंगे तो 0, यानी कि उदासीन, कुछ नहीं है हुआ, उदासीन होता है। तो आपको यहां तक समझ में आ गया होगा। चलिए अब देखते हैं कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप पॉइंट्स थे, इसको आप अच्छे से समझिए। ठीक है, अगर आप ये समझ गए तो ये पॉइंट भी आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो होता क्या है कि जब कांच के छड़ को, ठीक ना, जब कांच के छड़ को हम रेशम के कपड़े से रगड़ते हैं, ठीक है, ये मान लीजिए कांच का छड़ है और ये मान लीजिए कि रेशम का कपड़ा है। तो जब इस पे अगर घर्षण करेंगे, रगड़ेंगे, तो जो कांच का छड़ है वो धन आवेशित हो जाएगा और ये रेशम का कपड़ा क्या हो जाएगा, ये ऋण आवेशित। तो इसमें रेशम का कपड़ा रगड़ने पर कांच का छड़ धन आवेशित और रेशम का कपड़ा आपका ऋण आवेशित हो जाएगा। ठीक है, फिर से समझिए, मान लीजिए ये कांच का छड़ है और ये रेशम का कपड़ा है, तो इस पे हम रगड़े, ठीक है, तो ये कांच का छड़ क्या होगा, ये देखिए शुरू में क्या होता है, शुरू में ये दोनों क्या होता है, विद्युतीय रूप से उदासीन है कि जितना इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या इसमें भी समान है। और जो रेशम का कपड़ा है, मान लीजिए रेशम का कपड़ा है, तो इसमें भी इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या क्या है, समान ही है, जैसे अभी यहाँ तक आपको बताए थे। तो अब ये समान ही है, तो उदासीन है विद्युतीय रूप से। लेकिन जब इसमें घर्षण करते हैं, ठीक है, घर्षण करते हैं तो ये धनात्मक हो जाता है, यानी आपका कांच का छड़, रेशम का कपड़ा ऋणात्मक हो जाता है। ऐसा होता क्यों है, तो समझिए, ऐसा इसलिए होता है कि ये आपका धनात्मक हो गया, तो ये जो अपना इलेक्ट्रॉन है, जब इस पर घर्षण करते तो ये अपना इलेक्ट्रॉन इस पे छोड़ देता है, मतलब अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे देता है, या कहिए ये इससे इलेक्ट्रॉन ले लेता है। ठीक है, तो इसी कारण क्या होता है कि ये आपका धन आवेशित हो जाता है और कपड़ा ऋण आवेशित हो जाता है। अब इसको अच्छे से समझिए कि कांच के छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ने पर कांच का जो छड़ है वो धन आवेशित और रेशम का जो कपड़ा है, ठीक है, वो ऋण आवेशित हो जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कांच के छड़ का इलेक्ट्रॉन रेशम के कपड़े पर चला जाता है। ठीक है, समझ गए होंगे। अब इसको और थोड़ा अच्छा समझिए, देखिए अब इसको थोड़ा हम कॉन्सेप्ट से आपको
कैलकुलेशन करके समझाते हैं तो और आपको और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, ये मान लीजिए रेशम का कपड़ा है। ठीक, ये छड़ हो गया, कांच का ये छड़ है। तो क्या करेंगे, इसको क्या होगा इसके साथ, ठीक है, मान लीजिए अभी अलग अलग है, तो जब ये अभी दोनों का क्या किया, घर्षण अभी नहीं हुआ है। ठीक है, एक मिनट, इसको थोड़ा आपको दूसरे कलर से कर देते हैं ताकि अच्छे से समझ में आए। तो ये कांच का छड़ गया, अभी क्या है, इस पे घर्षण नहीं किया। तो मान लीजिए इस पे जो प्लस वैल्यू है यानी प्रोटॉन की संख्या वो 6 है, और इस पे तो इलेक्ट्रॉन की भी संख्या कितनी होगी, 6 ही रहेगी, क्योंकि किसी भी परमाणु में इसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या समान होती है। जैसे कि अभी हमने देखा है, यहां भी वही कंडीशन आपका होगा। ठीक है, मान लीजिए 6 माइनस वैल्यू इलेक्ट्रॉन है और 6 आपका प्लस वैल्यू है। ठीक है, तो अभी जब दोनों का घर्षण नहीं कराए तो है, लेकिन एक ऐसा कंडीशन आएगा कि मान लीजिए, ठीक, एक ऐसा आएगा कि मान लीजिए आप घर्षण करा देते हैं। ठीक है, ये दोनों का, ये रेशम का कपड़ा और ये जो छड़ था उसको, दोनों को घर्षण करा दिया। ठीक है, तो होगा क्या, जो ये देखिए, ये जो जब घर्षण कराएं, ठीक है, तो अभी क्या है, ये तो प्लस माइनस अगर इसको ऐड करेंगे तो 0 होगा, यहाँ भी प्लस माइनस ऐड करेंगे तो 0 होगा, जितना प्लस उतना माइनस, जितना प्लस, तो ये अभी उदासीन है। लेकिन जब इसको घर्षण कराइए यहाँ पे, तो देखिए होता क्या है, ये जो अपना इलेक्ट्रॉन है, कुछ इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया, कुछ अगर मान लीजिए कम से कम अगर एक भी दे दिया, ठीक है, अगर एक भी दे दिया, तो यहाँ पे देखिए, अगर ये एक भी इलेक्ट्रॉन अगर इस रेशम को कपड़े को दे दिया घर्षण होने के बाद, जैसे कि यहाँ पे बोल रहा है, क्योंकि कांच का जो छड़ होता है उसका इलेक्ट्रॉन रेशम के कपड़े पे चला जाता है, तो एक भी अगर कम से कम, तो कितना, एक तो जाएगा ही, एक भी अगर चला गया तो यहाँ माइनस का वैल्यू कितना हो जाएगा, 7, क्योंकि ये माइनस जा रहा है तो माइनस हो जाएगा, और प्लस आपका, प्लस तो 6 तो 6 ही रहेगा क्योंकि जा रहा है माइनस। यहाँ पे क्या होगा, ये आपका समझिए, जो प्लस 6 था ये तो रहेगा ही, अभी एक इलेक्ट्रॉन चला गया तो यहाँ पे एक ही इलेक्ट्रॉन बचेगा। ठीक है, एक ही इलेक्ट्रॉन मतलब माइनस वाला बचेगा। यहाँ पे क्या होगा, ठीक है, यहाँ पे क्या होगा कि आपका माइनस, ये वो इलेक्ट्रॉन गया था -7 हो गया 6 से, और ये प्लस तो 6 ही रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, अगर यहाँ पे ऐड करते हैं तो +1 आएगा, यानी ये क्या होगा, प्लस में ही रहेगा, और यहाँ पे ऐड करते हैं तो -1 आएगा, यानी ये माइनस में आएगा। तो मतलब समझ लीजिए, जो छड़ है आपका प्लस में होगी, धनात्मक हो गया, और जो कपड़ा रेशम का वो ऋणात्मक हो गया। और यहाँ पे इस चीज से भी समझिए कि देखिए, ये जब जा रहा है तो माइनस वाला कम हो रहा है, प्लस वाला तो उतना ही है, तो माइनस वाला कम हुआ तो प्लस वाला तो बढ़ जाएगा, तो धनात्मक हो गया। इधर यहाँ धनात्मक से फिक्स है और ऋणात्मक जा रहा है, तो ऋणात्मक जा रहा है तो यानी कि इलेक्ट्रॉन तो ये ज्यादा हो जाएगा, तो यानी कि ये प्लस से माइनस ज्यादा, यानी कि धनात्मक, सॉरी ऋणात्मक हो जाएगा रेशम का कपड़ा। तो आप समझे ये किस तरह से हो, कैसे रहा है। ठीक है, तो जब भी आप इलेक्ट्रॉन का लेंथ, ये जो होता है घर्षण धनात्मक ऋणात्मक, तो इसमें प्रोटॉन कभी भी हिस्सा नहीं लेता, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया है कि जो इलेक्ट्रॉन होता है वही नाभिक के बाहर चारों ओर चक्कर लगाता है, तो ये यही होगा कि या तो जाएगा या तो आएगा। ठीक है, तो इसी वजह से क्या होता है कि प्लस माइनस हो रहा है। तो आप समझ गए होंगे कि ये कांच का छड़ प्लस धनात्मक क्यों हो रहा है और ये रेशम का कपड़ा ऋणात्मक क्यों हो रहा है। ठीक है, तो इसी कॉन्सेप्ट पे एक और ऑब्जेक्टिव है जो एग्जाम में पूछा जाता है। तो इतना कांच के छड़ और रेशम का अगर कपड़ा बोले तो कांच का छड़ प्लस होगा और रेशम का कपड़ा माइनस होगा। लेकिन जब एवोनाइट का छड़ और ऊनी कपड़ा बोले तो एवोनाइट का छड़ माइनस होगा, ऊनी कपड़ा प्लस होगा। सेम वैसा ही कंडीशन इसमें होगा, क्योंकि जब एवोनाइट का छड़ माइनस हो रहा है मतलब ऊनी कपड़ा का जो एवोनाइट का जो छड़ है वो ऊनी कपड़ा प्लस हो रहा है, मतलब कि ऊनी कपड़ा का कुछ इलेक्ट्रॉन, ठीक ना, एवोनाइट के छड़ पे चला आता है। कम से कम एक भी आएगा, ज्यादा से ज्यादा भी आ सकता है। तो इस वजह से क्या होगा, एवोनाइट का छड़ ऋणात्मक हो जाएगा और ऊनी कपड़ा धनात्मक हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, जब एवोनाइट के छड़ को, ठीक है, ऊनी कपड़े के साथ रगड़ने पर, ठीक, एवोनाइट का छड़
क्या होता है, ऋणात्मक हो जाता है। एवोनाइट का क्षण ऋणात्मक हो गया और आपका ऊनी कपड़ा जो है धनात्मक हो गया। इसका मतलब समझिए, तो इसमें क्या हुआ, क्योंकि ऊनी कपड़ा क्या है, ठीक है ना, ऊनी कपड़े से जो कुछ इलेक्ट्रॉन एवोनाइट के क्षण पे चलाया गया आया, ठीक है, इसी कारण हो गया। क्योंकि जब देखिए जिससे इलेक्ट्रॉन जाएगा वो धनात्मक हो जाएगा, क्योंकि वो माइनस कम हो रहा है। अगर मान लीजिए कि ये दो है, ये ए है ये बी है, अगर ए से इलेक्ट्रॉन बी के पास गया तो ए से निकल रहा है तो ये आपका प्लस हो जाएगा और ये माइनस, ठीक है। और जिसमें जाएगा उसमें माइनस, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जाएगा मतलब माइनस की संख्या बढ़ रहा है, तो जिसमें जाएगा उसमें माइनस, और जिससे जाएगा यानी कि उसमें माइनस की संख्या कम हो रही है वो आपका प्लस हो जाएगा। तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा यहां तक, ये 2 पॉइंट आपको उम्मीद करता हूं क्लियर होगा। अब देखते हैं कि पदार्थों के आवेशन क्रिया का अर्थ होता है कि उसमें इलेक्ट्रॉन को भेजना अथवा उससे इलेक्ट्रॉन को निकलना होता है, ठीक है। पदार्थ के आवेशन कहने का मतलब कि आवेश है। अगर मान लीजिए हम कहें कि इस पदार्थ में आवेश है, मतलब इसमें आवेशन है। आवेशन कहने का मतलब इसमें कुछ ना कुछ चार्ज है, या तो प्लस चार्ज हो या तो माइनस चार्ज हो, ठीक है। तो आवेशन कहने का मतलब कि आवेशन तब बोलेंगे जब इस पदार्थ से या तो इलेक्ट्रॉन निकले या तो इसमें इलेक्ट्रॉन आए। अगर इलेक्ट्रॉन निकलेगा अभी तो ये आवेशित है। आज समझिए, मान लीजिए इसमें अभी कुछ नहीं हुआ है तो इसमें इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन की संख्या क्या है, सॉरी इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या क्या है, समान है। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या समान होने के कारण यह भी उदासीन है। लेकिन जब इसको आवेशन बोलेंगे मतलब इससे कुछ इलेक्ट्रॉन जाएगा तो प्लस हो जाएगा यानी धनात्मक, और इलेक्ट्रॉन आएगा तो ऋणात्मक हो जाएगा, तो तब ये आवेशन होगा। मतलब इसमें कुछ आवेश आएगा, या तो इलेक्ट्रॉन जाए या तो आए, तो वही बोलेंगे कि आवेशन का अर्थ होता है कि इलेक्ट्रॉन का या तो बाहर जाना या तो इलेक्ट्रॉन का निकलना या तो इलेक्ट्रॉन का, ठीक है ना, आना, उसमें इलेक्ट्रॉन को भेजना या अथवा उससे निकलना। तो ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। अब आते हैं चालक तथा विद्युत रोधी, ठीक है। तो ये काफी आसान है, चालक तथा विद्युत रोधी। अब देखिए जिसमें करंट आएगा, वैसे चीज को अगर विद्युत तार से सटाने पे जिसमें करंट आएगा वो चालक होगा, जिसमें नहीं आएगा वो कुचालक होगा, वो चालक नहीं होगा। तो इसको अच्छे से अगर डेफिनेशन से बोलेंगे तो बोलेंगे कि वैसा पदार्थ जिससे आवेश एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा सके, यानी वैसा पदार्थ जिसके माध्यम से आवेश यानी करंट एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा सके उसको हम चालक बोलेंगे। जबकि वैसा पदार्थ जिससे आवेश यानी कि जो करंट है वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं जाए उसको हम कुचालक बोलेंगे, या तो क्या बोलेंगे, कुचालक या तो विद्युत रोधी भी बोलेंगे। जैसे समझिए, मान लीजिए ये क्षण, तो अगर ये मेटल का रहेगा, सॉरी मेटल मतलब कि हाँ मेटल का ही मतलब कि धातु का रहेगा, तो इसको अगर विद्युत जो तार है, ठीक है ना, उससे अगर हम यहाँ पे टच करेंगे तो आपको यहाँ भी करंट मारेगा। मतलब कहने का मतलब क्या है, जो यहाँ पे आप टच किए तो जो आवेश है वो चल के यहाँ तक आ गया, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान, तो चालक होगा। लेकिन लकड़ी को आप सटाइए, पत्थर को सटाइए, यहाँ सटाइएगा तो क्या यहाँ आएगा, नहीं आएगा, तो वो कुचालक हो जाएगा, ठीक है। तो इसको देखते हैं, वैसा पदार्थ जिनसे होकर आवेश एक स्थान से दूसरे स्थान तक चले जाए उसे चालक कहते हैं, ठीक है। जैसे जैसे चांदी हो गया, और एक ऑब्जेक्टिव याद रखिएगा कि ये जो है चांदी जो है विद्युत का सबसे अच्छा चालक होता है। अगर बोले कि कौन सा धातु विद्युत का सबसे अच्छा चालक है तो वो चांदी होता है, सबसे अच्छा चालक। चांदी हो गया, तांबा हो गया, लोहा, ये सब क्या हो गया, चालक हो गया। लेकिन वैसा पदार्थ जिससे आवेश एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं जा पाए उसे विद्युत रोधी कहेंगे। जैसे लकड़ी हो गया, लकड़ी में नहीं जाएगा, पत्थर हो गया, रबर हो गया, कागज इत्यादि, ये सब में आपका नहीं जाएगा, ठीक है। तो आपको ये भी अच्छे से समझ में आ गया होगा, पहले से भी जानते होंगे, नहीं जानते कुछ एक ऑब्जेक्टिव, 2 ऑब्जेक्टिव पॉइंट है उसको देख लेते हैं कि एवोनाइट का क्षण, ठीक ना। एवोनाइट क्या होता है कि वो विद्युत रोधी होता है, एवोनाइट विद्युत रोधी होता है। ये एक ऑब्जेक्टिव हो जाएगा, डायरेक्ट आपको ऑब्जेक्टिव एग्जाम में पूछा जाता है। उसके बाद एक और ऑब्जेक्टिव हो जाएगा, जो शुद्ध जल होता है वो विद्युत का कुचालक होता है, और जो अशुद्ध जल होता है विद्युत का चालक होता है। शुद्ध जल कहने का मतलब कि प्योर, उसमें कोई मिलावट नहीं, मतलब प्योर जल होना चाहिए, ठीक है। प्योर पानी हो वो विद्युत का कुचालक होता है, मतलब उसमें क्या होगा, करंट पास नहीं होगा। लेकिन जैसे ही उसमें कुछ मिला देंगे, उसमें अशुद्धि आ जाएगी तो क्या होगा, विद्युत का सुचालक, जैसे कि अम्ल वगैरह उसे मिला देंगे तो क्या हो जाएगा, वो विद्युत का सुचालक हो जाएगा। जैसे यहाँ पर देखिए, अशुद्ध जल क्या होता है, विद्युत का चालक होता है, और शुद्ध जल कुचालक होता है। एवोनाइट का क्षण क्या होता है, विद्युत रोधी होता है। ये 2 ऑब्जेक्टिव समझ में आ गया। अब देखते हैं विभव।
तो विभव क्या है? तो विभव क्या होता है कि विद्युत क्षेत्र में एकांक धनावेश को जब अनंत से, ठीक ना, किसी बिंदु तक लाते हैं और जो लाने में जो किया गया कार्य है उसी को विभव कहते हैं। तो देखिए, विद्युत क्षेत्र में एकांक धनावेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य, उस बिंदु का क्या होता है? विभव कहलाता है। फिर से समझिए कि विद्युत क्षेत्र में क्या है कि विद्युत क्षेत्र में एकांक धनावेश को अनंत से, ठीक ना, किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य, उस बिंदु का क्या कहलाता है? विभव कहलाता है। जैसे समझिए कि विभव होगा क्या। मान लीजिए विद्युत क्षेत्र है, ठीक, यहाँ पे एक चार्ज है, प्लस माइनस कुछ भी हो, तो अब ये अनंत पर है, ये इन्फिनिटी का सिंबल होता है। इसमें किसी भी पॉइंट पे मान लीजिए ये इसमें विद्युत क्षेत्र में, ठीक, ये पूरा विद्युत क्षेत्र, इसमें किसी भी पॉइंट पी में इसको क्या करेंगे? इसको हम यहाँ पे लाएंगे पॉइंट पी पे, ठीक। तो लाने में जो कार्य होगा, ठीक, जो लाने में जो वर्क होगा यानी कि जो कार्य होगा, ठीक, उसी को कहेंगे विभव बोलेंगे। उसी को क्या बोलेंगे? विभव बोलेंगे। तो यहाँ पे कुछ, अब जैसे किसी चीज को हम, अब किसी सामान को यहाँ से उठा के यहाँ पे लाएंगे तो कुछ ना कुछ तो काम हुआ ही, कुछ ना कुछ एनर्जी मेरा लगा। तो उस वही होता है कि विभव क्या होता है कि विद्युत क्षेत्र में एकांक धनावेश को किसी अनंत से किसी पॉइंट, किसी बिंदु तक जो लाने में किया गया कार्य होता है, उस बिंदु का विभव कहलाता है। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा विभव क्या कहलाता है। अब देखिए, जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल में भी दिया गया है कि कोई पी पॉइंट है, यहाँ अनंत से इधर पी, इधर ला रहे हैं पी पॉइंट पे, पी मान लेते हैं पॉइंट। अब देखते हैं कि धनावेश का अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य को क्या करते हैं? जो कार्य होता है उसको भी से डिनोट करेंगे। ठीक है, यानी एकांक धनावेश को जब अनंत से किसी बिंदु तक लाएंगे तो किया गया कार्य यानी कि भी। और क्यू धनावेश से अनंत से किसी बिंदु तक किया गया कार्य हो जाएगा डब्ल्यू। देखिए यहाँ क्या है कि एकांक धनावेश को अनंत से किसी बिंदु तक, ठीक, अनंत से किसी बिंदु तक लाने में कार्य जो होगा भी होगा, और धनावेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य, ठीक, यहाँ W बराबर भी क्यू हो जाएगा। W बराबर यानी जो ये जो कार्य हुआ, किया गया कार्य वो भी, और किस पे कर रहा है ये, यानी चार्ज पे कर रहा है। कार्य किस पे कर रहा है? चार्ज पे, यानी टोटल जो वर्क होगा यानी काम होगा भी क्यू होगा, भी क्यू, यानी W बराबर भी क्यू। ठीक है, ये फॉर्मूला को याद कर लेंगे। देखिए ऑब्जेक्टिव कहीं से नहीं आता। मैंने हर बार हर वीडियो में यही बात बोलते हैं कि ऑब्जेक्टिव सिर्फ नहीं रखिए। ऑब्जेक्टिव क्या होता है? सब्जेक्टिव पढ़िए ना, इसी में से ऑब्जेक्टिव निकल के आएगा। जैसे मान लीजिए ये सूत्र है, ये दे देगा, या यहाँ सूत्र दे देगा, इसमें से कुछ क्यू या भी हटा देगा, बोलेगा यहाँ पे क्या फील होगा। इस तरह से ऑब्जेक्टिव बनते हैं। अब देखिए कि विभव का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? इसका होता है जूल पर कूलम। जूल पर कूलम यानी शॉर्ट में जे बटा सी भी लिखते हैं, जूल पर कूलम। ठीक, क्या होता है इसका ऐसा मात्रक? जूल पर कूलम। ये सब ऑब्जेक्टिव में आते हैं। अब इसका मात्रक क्या होता है? मात्रक होता है वोल्ट। मात्रक क्या होता है? वोल्ट होता है, यानी V से डिनोट करेंगे, वोल्ट। अनंत पर विभव शून्य होता है। अब अनंत यहाँ पर क्या होगा? अनंत पर क्या होगा? विभव कुछ नहीं होगा, क्योंकि अभी तो यही है। यहाँ से जब लाएंगे तब ना कुछ काम होगा, तब ना विभव होगा। यहाँ तो अभी अनंत पर है, तो विभव यानी कि कार्य हुआ नहीं, यानी विभव क्या होगा? शून्य होगा। पृथ्वी का विभव क्या होता है? ये देखिए, ये सब ऑब्जेक्टिव में आपको आ जाएगा। देखिए जितना भी स्टार लगा हुआ है सब ऑब्जेक्टिव पॉइंट में आ जाएगा। ये क्या है? पृथ्वी पर शून्य होता है। मुक्त धनावेशों की प्रवृत्ति, जो मुक्त धनावेश होता है, जो मुक्त यानी फ्री होता है, उसका उच्च विभव से निम्न की ओर जाने की होती है। यानी कि ज्यादा से, ये ज्यादा से किधर की ओर जाएगी? कम की ओर। ठीक, यानी मुक्त विभव की जो प्राकृतिक होती है कैसी होती है? उच्च विभव से निम्न विभव की ओर जाने की। जबकि मुक्त ऋणावेश धनावेश की होती है, ठीक, उच्च से निम्न। तो ऋणावेश की उल्टा समझिए, यानी क्या हो जाएगा इसका? निम्न से उच्च की ओर। देखिए ऋण मतलब क्या होता है? ऋणात्मक मतलब माइनस, यानी कि कम, यानी कि कम से ज्यादा की ओर जाएगा। धनावेश मतलब क्या हो जाएगा? कि प्लस में, यानी कि ज्यादा में, यानी कि
उच्च से, ठीक है, निम्न की ओर। तो इस तरह से आप क्या करें, ट्रिक जैसा संबंध लगा के याद कर सकते हैं, ठीक है। तो इतना एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं कि एवोनाइट क्या होता है। एवोनाइट विद्युत रोधी होता है। शुद्ध जल क्या होता है, विद्युत का कुचालक होता है। अशुद्ध जल क्या होता है, विद्युत का सुचालक होता है। विभव, विभव अभी विभव को देख लेते हैं रिवीजन में कि विद्युत क्षेत्र में, ठीक है, एकांक धनावेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य क्या होता है, विभव कहलाता है उस बिंदु का। और इसको भी उसका जो अनंत से जो लाते हैं उसको भी से डिनोट करते हैं। उसका जो फॉर्मूला बनेगा W बराबर V बाई क्यू। इसका जो एसआई मात्रक हो जाएगा जूल पर कूलम। क्या हो जाएगा, जूल पर कूलम। अनंत पर विभव क्या होगा, अनंत पर विभव शून्य हो जाएगा। पृथ्वी का विभव शून्य होता है। और मुक्त धनावेश क्या होता है, ये इसका जो प्राकृतिक होता है उच्च विभव से निम्न की ओर जाने की ओर। और मुक्त ऋणावेश क्या होता है कि निम्न विभव से उच्च विभव की ओर जाने की प्रवृत्ति इसमें होती है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं यहां तक अच्छे से रिकॉल हो गया होगा और याद भी हो गया होगा, समझ में भी आ गया होगा। चलिए अब आगे देखते हैं विभवांतर क्या होता है, ठीक है। विभव पढ़ लिए, अब विभवांतर को समझते हैं। तो दो बिंदुओं के विभवों के अंतर को विभवांतर कहते हैं, ठीक है। मान लीजिए कि ये इंफिनिटी यहां से एक ले आए, ठीक, इस पॉइंट पर P पर, तो ये एक विभव हो गया, ठीक, एक ये विभव हो गया, ठीक। एक और दूसरा चार्ज अगर ले आते हैं इस ये पॉइंट पे, तो मान लीजिए इसको M से, तो ये भी क्या हुआ, विभव। अब ई दोनों का जो बीच का अंतर होगा ना, इसी को बोलेंगे विभवांतर। समझे मित्रों, दोस्तों, विभवांतर बोलेंगे किसको। अभी विभव देखें कि किसी धनावेश को अनंत से किसी पॉइंट पे लाते हैं तो उसको विभव बोलते हैं। उसी तरह एक और के लाएंगे, इन दोनों को जब दो बिंदुओं का जब विभवों का बीच का जो अंतर होगा उसी को बोलेंगे विभवांतर, ठीक है। समझ गए, यहाँ पे वही चीज लिखा हुआ है कि दो बिंदुओं के विभवों में अंतर को विभवांतर कहते हैं। या इसको हम दूसरे भाषा में बोल सकते हैं कि एकांक धनावेश को एक बिंदु से, एकांक धनावेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया कार्य, यानी एकांक धनावेश को यहाँ से ये एक बिंदु से, ठीक, और दूसरे बिंदु तक यानी यहां तक किया गया कार्य विभवांतर कहलाता है, ठीक। तो आप डिफिनेशन में ऐसे भी दे सकते हैं, इस तरह से भी लिख सकते हैं, दोनों का मतलब सेम ही है, ठीक। यहां समझ गए होंगे। अब देखते हैं आवेश का प्रवाह। तो आवेश का प्रवाह क्या होता है कि आवेश के प्रवाह को क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। क्या कहते हैं, विद्युत धारा। यानी आवेश के प्रवाह, प्रवाह कहने का मतलब अगर ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, तो यहाँ पे अगर ये ए पॉइंट वाले पे अगर किसी विद्युत धारा, जिसमें विद्युत तार को अगर टच करेंगे, इसमें स्पर्श कराएंगे, तो आपका क्या होगा, यहाँ जो बी पॉइंट है यहाँ पे अगर हम हाथ रखेंगे तो यहाँ पे हमको करंट मारेगा। क्यों मारेगा, क्योंकि यहाँ पे जो आवेश है, यानी आवेश यानी यहाँ से यहाँ है, इसी को क्या कहेंगे, विद्युत धारा। तो वही चीज यहाँ पे देखते हैं कि माना ए और बी धातु के दो गोले हैं। मान लीजिए ये ऐसे गोला है नहीं, मान लीजिए ये ए गोला है, ये बी गोला है, ठीक, ये दोनों है। ए धनावेशित तथा बी ऋणावेशित है। मान लीजिए ये वाला पॉजिटिव यानी कि धनावेशित और ये वाला ऋणावेशित यानी कि नेगेटिव है। ए और बी को चालक तार से जोड़ दिया जाता है, ठीक। प्लस माइनस को क्या होता है, जो चालक तार है, चालक तार कहने का मतलब इसमें करंट पहले से, ठीक है, जिसमें करंट पहले से, विद्युत पहले से, उससे जोड़ दिया जाता है। तब यहाँ बी से इलेक्ट्रॉन ए की ओर जाने लगता है। तब क्या करता है, बी से, यानी बी से, मान लीजिए ये दो गोला है, ए बी, ए क्या है, ये आपका प्लस है, ये माइनस है, बी माइनस है। अब दोनों के क्या करते हैं, कोई विद्युत तार से जोड़ देते हैं, तो ये माइनस से जो इलेक्ट्रॉन है किधर की ओर जाता है, ऋणावेशी से धनावेशी, यानी बी से ए की ओर। यानी यहाँ पर देखिए बी से इलेक्ट्रॉन ए की ओर तब तक जाएगा, प्रवाहित होता रहेगा जब तक कि दोनों गोले का विभव समान नहीं हो जाए। यानी इधर से जब तक जाते रहेगा तब तक कि दोनों का समान जो विभव है दोनों का समान ना हो जाए। बात का मतलब समझिए, यहाँ पे 5 विभव है, यहाँ पे 10 है, तो ये जब तक जाते रहेगा तब तक जाते रहेगा जब तक यहाँ भी 5 ना हो जाए। अगर हो जाएगा तो क्या होगा, फिर न्यूट्रल हो जाएगा।
ठीक है, जैसे समझिए एक सरल सा एग्जांपल समझिए, ठीक, कि ये बड़ा है, ठीक, ये छोटा है, दोनों में पानी भरा हुआ है। तो इस तरह का ये ढाल है, ऐसा इस तरह से सिस्टम बना हुआ है कि इधर से पानी इधर जाएगा। तो ये क्या होगा, जब तक जाता रहेगा, जब बराबर हो जाएगा तो इधर से भी, इधर क्या है, धक्का बन रहा है, प्रेस धक्का दे रहा है पानी का, तो इधर भी उतना ही हो जाएगा। तो इधर से दोनों का क्या होगा, धक्का जब बराबर हो जाएगा तो क्या होगा, ये पानी आना जाना रुक जाएगा। उसी तरह समझिए विभव, दो को गोला लेंगे ए और बी, इसको प्लस रखेंगे, इसको माइनस रखेंगे, दोनों को विद्युत चाल से जोड़ देंगे, चालक तार से। तो बी गोले से इलेक्ट्रॉन ए की ओर आएगा, वो तब तक आएगा जब तक कि दोनों का विभव समान न हो जाए। ठीक है, कब तक आएगा कि दोनों का विभव, जब तक आएगा तब तक कि दोनों का विभव समान न हो जाए। ठीक है, यहां तक भी आप लोग समझ गए होंगे। एक बार इसको और अच्छे से देखिए फिर से, कि आवेश के प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं। माना ए बी दो गोले हैं, ए धनावेशित प्लस बी ऋण आवेशित यानी माइनस। ए और बी चालक तार से दोनों को जोड़ देते हैं, तब यहाँ क्या होता है कि बी से इलेक्ट्रॉन क्या करता है, ए की ओर जाता है, और तब तक जाता है कि जब तक दोनों का विभव समान नहीं हो जाए। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेते रहिए ताकि आपको नोट्स बनाने में आसानी हो, या तो वीडियो को पॉज करके ही बना सकते हैं, वीडियो को रोक करके भी नोट्स बना सकते हैं, क्योंकि नोट्स वीडियो देखने के साथ नोट्स बनाना बहुत जरूरी है। नोट्स बना के एक बार नोट्स से रिवीजन कीजिए, उसके बाद फिर वीडियो को एक दो बार रिकॉल कीजिए, आपको ज्यादा मेहनत करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। बस वीडियो एक से दो बार देखिए, नोट्स बनाइए, उसको पढ़िए, एकदम दिमाग में ऑलरेडी आपका। देखते हैं धारा की दिशा। तो धारा की दिशा किसको मतलब किधर मानेंगे, तो इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के विपरीत दिशा को, ठीक ना, धारा की दिशा मानेंगे। जैसे इलेक्ट्रॉन के प्रवाह को मान लीजिए इलेक्ट्रॉन इधर से जा रहा है, तो यानी धारा इधर है, मतलब इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के विपरीत दिशा को हम लोग क्या मानते हैं, धारा की दिशा मानते हैं। देखिए धारा की दिशा, इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के विपरीत दिशा को, मान लीजिए इलेक्ट्रॉन अभी जस्ट हमने बताया कि इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होता किधर है, तो ऋणात्मक से धनात्मक की ओर। ठीक है, यानी माइनस से प्लस की ओर इलेक्ट्रॉन जाती है, ये इधर इलेक्ट्रॉन जाएगी, और इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के विपरीत दिशा में धारा का प्रवाह होता है। तो यानी कि जब इलेक्ट्रॉन इधर आएगी तो धारा का जो दिशा होगा वो किधर होगा, प्लस से माइनस की ओर होगा। ठीक है, यानी धारा की दिशा प्लस से माइनस की ओर, और इलेक्ट्रॉन तो पता ही है कि प्रवाह होता है माइनस से, ये आपका प्लस की ओर जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं सेल और बैटरी। तो सेल और बैटरी क्या है, तो सेल एक ऐसा युक्ति है जो परिपथ में लगातार विद्युत आवेश को भेजता रहता है। ठीक है, क्या करता है, यह ऐसा युक्ति है जिसमें विद्युत आवेश को लगातार भेजता रहता है। जैसे कि मान लीजिए हम टॉर्च में या किसी में बैटरी लगाते हैं, ठीक, हालांकि वो सेल बैटरी लगाते हैं। ठीक है, तो क्या करता है, वो स्विच ऑन करने पे वो लगातार क्या करता है, विद्युत धारा आवेश को प्रवाहित करते रहता है। तो ये अगर अकेला रहेगा तो उसको सेल कहेंगे, लेकिन एक या एक से अधिक सेलों से जो प्राप्त संयोग होता है उसको हम लोग बैटरी कहेंगे। मान लीजिए ये एक सेल है, ठीक, और ये दूसरा है, इसको अगर देखिए इस तरह से लगाते हैं, एक और रहेगा तो एक और लगा देंगे, तो ये जो संयोग बनेगा वो बैटरी कहलाएगा। ठीक है, और जब सिंगल रहेगा, एक रहेगा, तो वो सेल कहलाएगा। जैसे हम लोग गलत बोलचाल में गलत भी जैसे बोलते हैं, जैसे कभी मार्केट से अगर सेल लाने जाना है, अगर एक ही खरीदना है तो हम लोग क्या बोलते हैं कि बैटरी दीजिए, हालांकि एक है तो वो सेल होता है। अगर बहुत सारा युक्ति अगर इस तरह से संयोग लगा देंगे तो वो बैटरी कहलाता है। ठीक है, इसको समझिए। तो सेल एक ऐसा युक्ति है जो परिपथ कहने का मतलब जिस पथ से विद्युत धारा प्रवाहित होती है, परिपथ में लगातार विद्युत आवेश को, ठीक ना, प्रवाहित करता रहता है, और जब दो या दो से अधिक सेलों से जो प्राप्त संयोग होता है उसे बैटरी कहेंगे। जैसे मान लीजिए ये आपका क्या हुआ, ये सेल है, अभी ये एक है तो सेल है, लेकिन इस तरह से देखिए एक और सेल, एक और सेल, फिर उसके बाद एक और सेल, तो ये जो पूरा संयोग बनेगा ये आपका बैटरी हो जाएगा, बैटरी।
ये 1 से भी अधिक रहेगा, 2 भी रहेगा तो बैटरी, ठीक है। और ये 1 को बोलेंगे सेल, ठीक है दोस्तों, समझ गए होंगे सेल और बैटरी में डिफरेंस, ये समझाने के लिए बताएं। तो ये हो जाएगा सेल एक, और ये पूरा जो हो जाएगा वो बैटरी हो जाएगा। अब देखते हैं विद्युत परिपथ। तो विद्युत परिपथ होता क्या है, तो जिस पथ से होकर विद्युत धारा प्रवाहित होती है उसे विद्युत परिपथ कहते हैं। जिस पथ से होकर, मान लीजिए इस पथ से होकर विद्युत धारा प्रवाहित करती है, इसको परिपथ कहेंगे। जैसे हम लोग जिस रास्ते से होकर चलते हैं, गाड़ी चलाते हैं, उसको सड़क, रोड बोलते हैं। उसी तरह जिस रास्ते से विद्युत धारा जाती है, प्रवाहित होती है, उसको परिपथ बोलते हैं। और ये 2 तरह का होता है, खुला और एक बंद। तो अगर ऐसे नॉर्मली अगर हम नहीं पढ़े, अगर बिना पढ़े हुए सोचे तो लगेगा कि खुला यानी खुला, बंद, बंद में यानी कि विद्युत धारा नहीं प्रवाहित होता होगा, एक नॉर्मल सोच आएगा, खुला में होता होगा। लेकिन नहीं, इसका उल्टा है। बंद परिपथ में क्या होगा कि विद्युत धारा प्रवाहित होगा यानी बहेगा, और खुला में क्या होगा, खुला परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगा, ठीक है। जैसे यहाँ पर देखिए 2 प्रकार का होता है, एक खुला परिपथ, इसको देख लेते हैं। जिस पथ से होकर विद्युत धारा प्रवाहित होता है उसे विद्युत परिपथ कहते हैं। ये 2 प्रकार के होते हैं। खुला परिपथ, यदि परिपथ में धारा देखिए नहीं बहाई जा रही हो तो उसको खुला परिपथ करेंगे। खुला परिपथ जैसे यहाँ पर समझिए, से खुला परिपथ कहने का मतलब समझिए कि ये बैटरी हो गया, ठीक है। ये 1 2 3 सेल लगा हुआ, ये बैटरी हो गया। यहाँ पे कोई बल्ब है, कोई चीज बल्ब है। अब यहाँ से देखिए, लेकिन यहाँ से ये स्विच मान लीजिए, इसको क्या मान लीजिए, स्विच। ये खुला परिपथ है। अभी मान लीजिए इधर से करंट जा रहा है, ठीक, धारा, लेकिन ये इधर से जब इसमें टच करेगा तभी तो जाएगा, तब नहीं ये बल्ब बढ़ेगा। मान लीजिए स्विच, इसको जब दबाएंगे तो ये इसमें टच करेगा तो ऑन होगा, तब ये बल्ब बढ़ेगा। जैसे टॉर्च वगैरह में क्या होता है कि हम लोग इसको ऐसे घसकाते हैं, स्लाइड करते हैं, तो क्या होता है उधर, तो यहाँ पे क्या होता है, जब स्विच जैसे टॉर्च मान लीजिए, इसको तो इसे स्लाइड करेंगे, इसको घसकाएंगे तो ये दब के इस 2 बिंदु टच करेगा तो ये बंद हो जाएगा। बंद हो जाएगा तभी ये बढ़ेगा। लेकिन ये देखिए खुला है, यानी तार मान लीजिए कटा हुआ है तो क्या होगा, ये होगा नहीं। तो ये खुला परिपथ है, यानी कि ये खुला परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित नहीं कर रहा है। जस्ट इसका उल्टा सोचिए, तो बंद परिपथ, जिसमें क्या होगा, विद्युत धारा बहाई जा रही हो। जैसे यहाँ पर देखिए ये बैटरी है, ये बल्ब है, ठीक, यहाँ पे स्विच ऑन है, मतलब कि यहाँ पे सटा हुआ है, ठीक है। तो ये बंद है, खुला हुआ नहीं है, बंद है। तो इसमें क्या होगा, ये बंद परिपथ है और इसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो रहा है, ठीक है। एक बार फिर से समझिए कि जिस परिपथ से विद्युत धारा प्रवाहित होता है उसको परिपथ बोलते हैं। ये 2 तरह का होता है, बंद परिपथ, खुला परिपथ। खुला परिपथ में क्या होगा कि विद्युत धारा को प्रवाहित नहीं किया जाएगा, और बंद परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित किया जाएगा। अब देखते हैं धारा की प्रबलता। तो किसी चालक तार के अनुप्रस्थ काट से, ठीक ना, एकांक समय में जितना धारा प्रवाहित हो सकता है उसको धारा की प्रबलता कहते हैं। तो इसको समझिए, तो किसी चालक, यहाँ पे किसी चालक तार, ठीक, जैसे तार वगैरह, अनुप्रस्थ काट, चालक तार के अनुप्रस्थ काट कहने का मतलब जैसे मान लीजिए तार है, ठीक, इसी से जाएगा। अनुप्रस्थ काट जो ये काट है, ये कटा हुआ जो एरिया है ये, ठीक, इसी से होकर यानी ये इससे होकर एकांक समय में जितना विद्युत धारा प्रवाहित होगा, जैसे कि ये समझ लीजिए ये अनुप्रस्थ काट है, ठीक। तो इससे विद्युत धारा क्या होता है, इससे इसको इतना ही एरिया ना है, अनुप्रस्थ काट से होकर एकांक समय में जितना विद्युत धारा क्या होगा, प्रवाहित होगा, उसी को विद्युत धारा की प्रबलता कहते हैं। समझिए, किसी चालक तार के अनुप्रस्थ काट से होकर एकांक समय में जितना आवेश प्रवाह होता है उसे धारा की प्रबलता कहते हैं, ठीक है। यानी अगर इसी से अगर ज्यादा धारा जाएगा तो कहेगा क्या, जैसे नॉर्मल भाषा में कहते हैं वोल्टेज ज्यादा है, ठीक है। तो वोल्टेज ज्यादा है तो पंखा वगैरह तेज चलता है, तो ये ज्यादा यानी कि धारा की प्रबलता ज्यादा, यानी पावर ज्यादा आ रहा है, वोल्टेज ज्यादा आ रहा है। और जब ये कम रहेगा तो कम आएगा, तो यानी एकांक समय में जितना अधिक जाएगा उसको धारा की प्रबलता कहते हैं। अब इसका समझिए, तो इसका होता है एम्पियर। 1 एम्पियर में होता है 1 कूलम बराबर 1 कूलम बटा 1 सेकेंड। 1 एम्पियर बराबर 1 कूलम बटा 1 सेकेंड, यानी 1 सेकेंड में 1 कूलम जाएगा, 1 एम्पियर बराबर। अब धारा की प्रबलता का मात्रक क्या होता है, एम्पियर। एम्पियर को ए से डिनोट करते हैं, यानी धारा की प्रबलता का मात्रक होता है एम्पियर। इसका एक और मात्रक होता है, इसको जैसे यहाँ पे लिख सकते हैं कूलम बाय सेकेंड, यानी कूलम बाय सेकेंड। कूलम को इस शॉर्ट में लिखा हुआ है यहाँ C बाई S, जो यहाँ पे लिखा हुआ है। अगर इस C को ये हटाएंगे तो ये इनवर्स का लगता है, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं
है सब बात एक ही, लिखने का तरीका अलग अलग है, ठीक ना, सबका मतलब एक ही है, या ऐसे लिखिए या ऐसे लिखिए या ऐसे लिखिए, इसका ये शॉर्ट फॉर्म हो गया। अब देखो, अब देखिए धारा, तो धारा बराबर क्या होता है, आवेश बटा समय, यानी कि जितना समय में धारा प्रवाहित होगी उसको आवेश प्रवाह होगा उसको धारा कहेंगे, ठीक है। क्या कहेंगे, धारा, यानी धारा का करंट होता है, धारा का आई और आवेश का क्यू और टी का टाइम, यानी कि आई बराबर क्यू बाई टी, आई बराबर क्यू बाई टी। तो ये भी फॉर्मूला आप क्या करेंगे, याद रखेंगे। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आपको ये जो आज का जो वीडियो में जो टॉपिक मैंने पढ़ाया उसको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, याद हो गया होगा। और मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल की घंटी को बजाएं, ठीक है, ताकि आगे आने वाले वीडियो क्या होगा आपका नोटिफिकेशन मिलता रहे। और इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि इससे ज्यादा से ज्यादा दोस्त और जो भी स्टूडेंट है वो लाभ उठा सकें। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है दोस्तों।